एकदम सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ। ऐसा है आजाद, हम आपकी सोच। तो आइए देखिए आज दिन भर एक कुछ खास खबरें इस प्रकार है। कल में ठीक है, और पूरा पिक्चर ये है। अदरवाइज जब पीपीटी में दिखाएंगे तो क्लियर होगा। ये जितना कलर देखना है एक्चुअली हाइड्रोजियोलॉजिकली हम लोग स्पेक्ट्रम को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है एलुवियल और एक होता है आपका हार्ड रॉक एरिया, जो आपका बगल का जो पड़ोसी राज्य है। आप ये यहाँ का देखिए और इधर का देखिए, दोनों में आपको अंतर दिखता है। तो ये शो कर रहा है कि हमारा ये हार्ड रॉक वाला पहाड़ी क्षेत्र जो है ना, वो वाला एरिया, तो इसको हम लोग अपने ये आपका निर्भर करता है भौगोलिक क्षेत्र, मतलब हाइड्रोजियोलॉजिकल क्षेत्र कैसा है, ठीक है। तो ये आपका वो चीज ये दर्शाया है। और आगे देखिए ये आता कैसे है, ये जो हम सर थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसे, हाँ है। जो जो का मशीन होता है इस तरह का एरिया, उसके अनुसार डिफरेंट तरह का जो मशीन होता है, तो एक मिट्टी और बालू के लिए एक पत्थर के लिए तो अलग अलग तरीका है। तो उसमें जो ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करने के बाद वो होल बनता है, नीचे होल बनता है। तो इसमें एक मशीन के द्वारा उसमें लॉगिंग होती है, वो लॉगिंग से इस तरह का चलता है। ये मशीन है तो मशीन से ड्रिलिंग करते हैं। जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग किसी भी चीज के नलकूप विभाग वगैरह वो लोग आपसे परामर्श करते होंगे ना, वो क्षेत्र में 180 पर मिलेगा, 300 पर मिलेगा। आपके सजेशन पर वो सही रिजल्ट आता है ना। ये देखिए, ये जो है एक एक चीज पर ऐसा है कि इसमें हमारे अधिकारी सर्वप्रथम मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर रणविजय सिन्हा सर का कि वो स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। सर स्थान ग्रहण करें। सर करती हूँ हमारे क्षेत्रीय निदेशक सर का श्री राजीव रंजन शुक्ला सर का कि वो मंच पे आसीन हमारे जो अतिथि हैं उनका स्वागत शॉल और पाग पहनाकर करें। सर रणविजय सिन्हा सर का स्वागत शॉल और पाग पहनाकर करें। हम लोग तालियां बजा के सर का स्वागत करेंगे। मैं सर से निवेदन करती हूँ कि मैं शैलजा मैडम से निवेदन करती हूँ कि वो मैडम का स्वागत पाग और शॉल पहनाकर करें। शैलजा प्लीज। कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो मैं मंच पर आसीन हमारे जितने भी अतिथिगण हैं और हमारे क्षेत्रीय निदेशक सर हैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो दीप
जलाकर कार्यक्रम प्रारंभ करें। सर। ये वाला इसी सर 2-3 जला लीजिए ना कैंडल एक साथ। हाँ तो ज्यादा बंद नहीं होगा। घी का प्रयोग नहीं हुआ है क्या जी? सर बस कैंडल पकड़ लेना है साथ ही साथ। ठीक है सर। जिला पार्षद की सदस्य श्रीमती कृष्णा देवी जी, इस सभागार में उपस्थित हमारे आमंत्रित अतिथि और इन अतिथियों में गैर सरकारी सेवा संस्थान के एनजीओ के काफी प्रतिनिधि हैं और हमने कोशिश किया था कि जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं वहां से सभी लोग आए। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है और ये प्रोग्राम हम क्यों करवा रहे हैं, उसके पहले शायद आप लोग थोड़ा सा मुझे जो लगा, जो ऑब्जर्व मैं किया, शायद परिचित नहीं है कि हम लोग हैं कौन है, कौन आके प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो कुछ पंक्तियों में आपको मैं अपना और अपने डिपार्टमेंट का परिचय देना चाहूंगा। हम हैं भूजल वैज्ञानिक, और भूजल वैज्ञानिक को कहा जाता है हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, जो होते हैं बहुत ही ऑप्टिमिस्ट, करते हैं भूजल की खोज, क्या है धरा के अंदर, कर इसकी सोच करते हैं। हम सर्वप्रथम सैल की पहचान, सैल जो मैं बता रहा था अभी नीचे में क्या है, सैल पत्थर को बोलते हैं, सैल नीचे के फॉर्मेशंस को बोलते हैं। करते हैं हम सर्वप्रथम सैल की पहचान और भूजल स्रोतों को लेते हैं। हम करते हैं भूगर्भीय अध्ययन, आंकड़ों पर तब करते हैं चिंतन और मनन, तब बताते हैं कहाँ से करना हमें दोहन और कहाँ हमें करना है पुनर्भरण। ये संक्षिप्त परिचय है। हम जैसा मैडम ने अपने उद्घोषणा में बताया कि हम लोग जल शक्ति मंत्रालय के अधीनस्थ कार्य करते हैं और हम लोग का पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, जिसमें ग्राउंड वाटर जो कि हिडन स्रोत है, हम लोग ऊपर से ही देख रहे हैं। आप सभी लोग करीब शायद यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग होंगे शायद भूगर्भ जल से ही पेयजल के लिए अपनी पेयजल को ये लेते होंगे। और ये पेयजल आता कहाँ से है, तो इसका जैसे आप लोगों ने वो प्रदर्शनी में देखा होगा कि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि नीचे में कहाँ पर एक्वीफर है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में एक नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ था 2012 से, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे कंट्री में मार्च 2022-23 में ये प्रोग्राम खत्म कर दिया गया। और इसका मूल उद्देश्य ये था कि आपके नीचे जहां आप खड़े हैं और आपके जमीन के नीचे क्या क्या है से मतलब मेरा होता है कि कहां पर आपका ग्राउंड वाटर का सोर्स, ग्राउंड वाटर का सोर्स जान लिए। अब उसका क्षैतिज और आपका क्या कहते हैं वर्टिकल एक्सटेंशन नीचे तक कहां तक है वो जानना जरूरी होता है। फिर उसमें उपलब्ध भूजल जो है क्या पीने योग्य है। पीने योग्य से मेरा मतलब होता है कि भूजल की रासायनिक गुणवत्ता क्या है। जैसे आप जिस क्षेत्र में हैं, ये बिहार का आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। लेकिन अगर आर्सेनिक प्रभावित है तो क्या हम पानी पीना छोड़ देंगे कि मुझे विकल्प देखना होगा। तो उस विकल्प का मतलब हुआ कि हमारा कोई अल्टरनेटिव सोर्स है कि नहीं। तो ये जो नेशनल एक्वीफर मैपिंग था, जैसा मैं बता रहा था कि हम लोग तकनीकी रूप से दो तरह के क्षेत्र बोलते हैं, रूबियल और हार्ड रॉक।
तो इसमें हम लोग का जो था वो 300 मीटर तक। आगे विभिन्न तकनीकी सत्र भी है, उसमें हम लोग बताएंगे कि इसका आउटकम्स क्या हुआ, विशेषकर टाइम समय का भी अभाव है, अदरवाइज और भी विस्तृत रूप से होता। तो इसमें 300 मीटर तक हमारे पास क्या क्या, हम लोग उसको हिंदी में कह सकते हैं जलवृत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं एक्वीफर। एक्वीफर का मतलब होता है एक्वा एंड फर, ये आपका ग्रीक वर्ड से आया है। एक्वा का मतलब होता है पानी, पानी भरने वाला जो आपका फॉर्मेशन है कहाँ पे है। ये तो हम लोग का अपना वैज्ञानिक काम हुआ, लेकिन आईसी गतिविधि के अंतर्गत हमें कंसर्न डिपार्टमेंट को, जो लाइन डिपार्टमेंट सर कह रहे थे आप लोग का पीएचडी से ये है क्या, हम लोग का पीएचडी माइनर वाटर, एग्रीकल्चर, ये सारे डिपार्टमेंट से हम लोग रूबरू होते रहते हैं, मीटिंग्स होती हैं। और यहाँ भी हम लोगों ने काफी वेल बनाया है जो कि आर्सेनिक सेफ है और राज्य सरकार को हस्तांतरित भी किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा वैज्ञानिक कार्य के अलावा ये जो कार्य जिसके लिए आज हम एकत्र हुए हैं यहाँ पे, इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम आप लोगों को एक तो ग्राउंड वाटर जो आपके यहाँ उपलब्धता है उससे रूबरू कराएं। दूसरा चीज, एक और समस्या होती है कि प्लेंटी इज ए प्रॉब्लम। जहां संसाधन पर्याप्त मात्रा में होता है ना, वहां लोगों का उसका भान नहीं रहता है। जैसे मुजफ्फरपुर के लोग अगर लीची को कितना इज्जत देते हैं मुजफ्फरपुर वाले से पूछिए, लेकिन जैसे जैसे आप मुजफ्फरपुर से दूर होते जाइएगा, जदयू एमएलसी के ठिकानों पे, जी हाँ, जदयू एमएलसी सेठ जी के आरा समेत कई ठिकानों पे, इनका पूरा नाम है राधा चरण सेठ। इनके कई ठिकानों पे ईडी का बड़ा छापा और भी बहुत सारी केंद्रीय एजेंसियों ने छापा मारा। भी हाल ही में इनके आवास पे और भी कई ठिकानों पे ईडी के छापा पड़े थे, जो कि लगभग 1 हफ्ते चले थे, लेकिन पुनः दोबारा छापा पड़े। तो आइए कुछ एक झलक आपको सेठ जी का फोटो दिखा रहे हैं। उनके घर में जो है छापे पड़े थे, कुछ उनसे जुड़ा फोटो देखिए, उनके घर का ये फोटो है। तो राधा चरण शाह उर्फ राधा चरण सेठ जो एमएलसी है जदयू के, उनका आगरा में स्टेशन के करीब उनका आवास है और भी बहुत सारे उनके व्यवसायिक सेंटर हैं और भी उनके आवास हैं। तो देखिए किस तरह उनके यहाँ बड़ा ईडी का छापा। गांव में जाके इस चीज को और विस्तृत रूप दिया, और प्लस एक जो कुआं जो हम लोग का पूजा का ये हुआ करता था, जिसको हम लोग पूजते थे, कोई भी पर्व त्योहार चाहे पूजा होने के पहले हम लोग कुआं पर पूजा करने जाते थे, उसको हम लोगों ने डस्टबिन समझ लिया। उसे डस्टबिन मत मानिएगा, क्योंकि क्या है, अगर वो आप खासकर ये आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में हम लोग का एक रिकमेंडेशन ये है कि कुआं आपका एक जीवन दायिनी है। अगर उसमें आप कुछ फेंकते हैं तो आप ये जान जाइए सिर्फ वही नहीं वो पॉल्यूट कर रहा है, ग्राउंड वाटर जो है, यहाँ का पॉल्यूशन कहाँ तक जाएगा अगर उसका एक्वीफर कंटिन्यूटी है। तो आप सबों से एक आग्रह रहेगा कि इस चीजों को सिर्फ अटेंड करने के लिए अटेंड मत कीजिएगा, बिल्कुल गंभीरता पूर्वक इस चीजों को आगे भी बढ़ाइएगा। हमारे बीच कई स्टूडेंट्स भी हैं, मैं देख रहा हूँ कई युवक हैं, और युवा शक्ति जब इसमें आगे आएगी तो निश्चित रूप से इसका परिणाम सफल होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः एक बार अभिनंदन करना चाहूंगा और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की तरफ से आप सबों का पुनः अभिनंदन है, नमन है, धन्यवाद। की जो एक अपनी परिकल्पना है, पूरी भौगोलिक आकृतियों में अगर सृष्टि पर 2/3 जल है और 1/3 भू संपदा है, तो कहाँ ये संकट है। ऐसे ऐसे अन्वेषकों को, ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों को इस कदर चिंतन करना पड़ रहा है कि वो हमारा जल कहाँ समा रहा है, वो हमारा जल कहाँ खो रहा है। मुहावरे पर नहीं जाएंगे। जल का खोना, पानी का खोना, रहमान कबीर के भी पानी के भी खो को भी हम लोग याद कर लें, वह भी एक खोना होता है। पानी, जल यानी जीवन, तब जाकर किसी बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान भी चलता है। और देश के महानतम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सौजन्य से यह भी संदेश जाता है
कि भारत भारत इसलिए भारत है कि दुनिया के तमाम देशों में भारत को समशीतोष्ण देश कहा जाता है। यहाँ की जो जलवायु है क्यों ऋषियों को, क्यों मनुष्यों को, क्यों सूफी संतों को, यानी कि उस दौर के प्राचीन संस्कृति के उस आलोक में यह देश ऋषियों का, यह देश मनीषियों का, यह देश साधु संतों का कहीं न कहीं चयन में खासियत रही। अब वो खासियत रही कि यह भारत, यहाँ जल भी पर्याप्त, भू संपदा भी पर्याप्त, सोना चांदी अवरक कोयला से लेकर के क्या नहीं आपको उपलब्ध। लेकिन इस उपलब्धता के बावजूद भारत को जो विश्व की महानतम शक्ति बनना चाहिए, वहां हम लोग तीसरी शक्ति के रूप में चिन्हित हो रहे हैं या चर्चित हो रहे हैं। चिन्हित और चर्चित या कुछ पढ़े लिखे, कुछ क्या सभी पढ़े लिखे लोग हैं और इसमें से अधिकाधिक रिसर्च स्कॉलर हैं। मैं देख रहा हूँ, सबका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन अच्छा लग रहा है कि हमारे विश्वविद्यालय के वैसे सुधार्थी जिस तत्परता और तन्मयता से, गंभीरता से इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी बौद्धिकता का परिचय देते हुए शालीनता से इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि कहीं न कहीं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का संस्कार और हम गुरुजनों की जो भी शिक्षा का जो महत्व रहा है, आप उसको यहाँ परिभाषित कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा प्रबल पक्ष है और इसी प्रबल पक्ष को याद करते हुए कि देश भारतवर्ष गंगा, गंगा का नाम भर है। गंगा एक प्रतीकात्मक के स्वर्ग से आई गंगा को हम जिस रूप में स्वीकार कर लें, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की माता जी ने एक मनोकामना की थी कि हमको बेटा हो, और वो दूर गंगा के किनारे जैसे औरतें करती हैं और वो भू परिक्रमा करते हुए, और उसी से में राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था। ये आप सभी जानते हैं। यहाँ भोजपुरी के सुधार्थी भी हमारे अच्छे विद्वान कुछ लोग बैठे हुए हैं। वहां पर जब राजेंद्र बाबू देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए, महामहिम राष्ट्रपति के रूप में भारत में समादृत हो गए, तब उन्होंने नासिर हुसैन को बुलाकर कहा था कि हमारी माँ ने कहा था कि बेटा होगा तो गंगा मैया को हम चुनरी चढ़ाएंगे। और राजेंद्र बाबू ने जब ये कहा कि नासिर साहब एक फिल्म बनाइए और उस फिल्म का शीर्षक होगा कि हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेगो। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, उसका एक स्तर है, भोजपुरी फिल्मों का मानक है, और उस मानक के पीछे मेरा उद्देश्य भी आपको वहां ले जाना है। एकमात्र उद्देश्य है कि नदी, पर्वत और ये जंगल, ये हमारे भारत की संपदा है। पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ढेर सारे सुरीले गीत होते हैं, झरझर झरझर एक अलग ध्वनि होती है, जनकृति होती है। अभी हमको पाग पहनाया गया, मिथिलांचल की संस्कृति है। पाग यानी पगड़ी, पगड़ी यानी मर्यादा, मर्यादा यानी मान सम्मान। वो गोदान के उपन्यास महानायक होली की भी पगड़ी हो सकती है, वो पगड़ी स्वामी विवेकानंद की भी हो सकती है, वो पगड़ी आपके डॉक्टर राधा कृष्णन की भी हो सकती है। उस रूप में आयोजन समिति के लोगों ने जो सम्मान दिया है, वो पगड़ी एक प्रतीक है। 3-4 चीजों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ये पगड़ी कहीं न कहीं मिथिलांचल, और उस मिथिलांचल से अभिप्राय सिर्फ मेरा इतना ही है कि अभिनव जयदेव विद्यापति और उन्हीं विद्यापति की कोकिल कंठी ध्वनि से अगर मिथिलांचल में वो आम्र मंजरियां हैं और उन्हीं आम्र मंजरियों के बीच मिथिलांचल की एक मिठास है, मिथिलांचल की एक कला संस्कृति है जो पूरे भारत को, पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। वहां से एक स्वागत प्रतीक के रूप में पाग पहनाने के पीछे का जो इनका उद्देश्य मैं आपको बताऊं कि हम बहुत बड़े भारतवर्ष की परिकल्पना न करें। बड़े भारतवर्ष में विवाद हो सकता है। एक दौर था कि कजाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान होते हुए हम लोग कहाँ थे, भूटान बर्मा तक थे, लेकिन हमारा सीमांकन हुआ। लेकिन उस सीमांकन में भी आज के डेट में, आज की तिथि में जो आपका भारत है, यह भी विविधता में एकता का भारत है। उस विविधता में कहीं कहीं जल संपदा पर्याप्त है, कहीं कहीं जल संपदा नहीं है। बेंगलोर हम लोग जाते हैं, आप देखेंगे कि बड़े बड़े टैंकर में पानी
स्वागताध्यक्ष महोदय डॉक्टर राजीव रंजन जी कह भी रहे थे कि कहीं कहीं उस संपदा बेंगलोर में टैंकर आते हैं, जल शोधित होता है और हमको बिस्लेरी बोतल या अलग अलग नाम से किसी नाम से ब्रांड बन करके हम लोग पीते हैं। लेकिन यही उत्तर भारत में हम लोग गंगा जल को यूं ही हल्का सा ऐसे करके अंजलि से पानी पी लेते हैं। यही आपका भारत है। अपने ही भारत में आप देख लीजिए, तो क्यों नहीं हम लोग अपनी गंगा को बचाएं? गंगा समग्र योजना हो, गंगा शोधन योजना हो, गंगा को लेकर के कई अभियान चल रहे हैं भारत सरकार के। लेकिन उस गंगा से अलग हट करके उन पर्वत श्रृंखलाओं पर भी हमारे भूगोल के ऐसे सुधार्थी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। आप सभी पढ़ते हैं उन पठारी इलाकों में, स्वागताध्यक्ष महोदय बोल रहे थे कि पठारी इलाका और झारखंड कहने में बनता नहीं है। अगर छोटा भाई 18 जिले लेकर अलग हो जाए, भले आंगन बट जाए, लेकिन अविभाजित बिहार अपना बिहार, और उस बिहार में भले वो आंगन अपना बना ले, लेकिन छठ करने के लिए, दीपावली का दीप जलाने के लिए अपने गांव, अपने बिहार, अपने पुराने बिहार में आना पड़ता है। इस आगमन के पीछे आपकी भू संपदा है, आप अनेक खनिज पदार्थों के मालिक बन गए। हमारे पास वो खनिज पदार्थ नहीं है, लेकिन हमारे पास इस मैदानी भूभाग में जो ऋषियों की परिकल्पना थी कि कहां वो भूमि शोधित की जाए कि आने वाली भारत की अमृत संसाधन सुरक्षित, संरक्षित और युग युगों तक रहे, वो आपका देश भारत, उत्तर भारत हुआ। और उस उत्तर भारत में भी कोई जल भूवैज्ञानिक जल को तलाशने निकल पड़ता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आपका जल कहाँ खो गया, खोया। पहले हम लोग याद करें बचपन का वह दृश्य कि जब गांव में हमारे चापाकल लगता था, हम लोग गौर से देखते थे कि चापाकल की जब पाइप से खुदाई होती थी तो उसमें अलग अलग तरह की मिट्टियां आती थी। मिस्त्री बोलता था कि अभी नहीं, अभी मोटा बालू है। फिर और नीचे 90 फीट पे जाइए, 90 फीट के बाद और शोधित जल मिला, फिर मिट्टी मिली, फिर पतला बालू मिला। फिर मिस्त्री ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पर जाली जो है वो जल्दी भर जाएगा और गहराई में जाना है, तो 120 फीट पर जाकर के आपको वो जाली जो है, पीतल वाली जाली जो लगती है, तो 120 फीट पर डाली गई। आगे बढ़े हम लोग, भूतल स्तर नीचे गया, गाँव में चापाकल सूखने लगे, बड़े बड़े बोरिंग लगने लगे। हम लोगों ने अपने ट्रैक्टर में ही वो बड़ा बड़ा 6 इंच का बोरिंग लगा दिया। और आद्रा नक्षत्र तक भी अगर इंद्र भगवान नाराज हैं तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। डीजल का खर्च जरूर बढ़ा, लेकिन हम लोगों ने जमीन से जल निकाल करके अपने पिछड़े को जीवित रखा। अच्छा तो लगा, लेकिन हम कभी ये चिंतित नहीं हुए कि धान का बिचड़ा हरा हरा तो जरूर दिख रहा है, लेकिन नीचे पानी का जो हमारा स्तर है, ट्रैक्टर के द्वारा जो पानी का निकास करके हम लोग इस पिछड़े को बचा रहे हैं, प्रकृति के इस असंतुलन के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हम हैं। हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, हमने प्रकृति का दोहन किया, हमने प्रकृति का शोषण किया। तब जाकर भारत सरकार को चिंता हुई कि प्रकृति के साथ इस तरह के खिलवाड़ से भूवैज्ञानिक हमें बचाएंगे। और उसी के लिए भारत व्यापी इस विभाग के द्वारा ये अभियान चल रहा है, जिसमें आप सभी एज रिसर्च स्कॉलर, इस रिसर्च स्कॉलर से अलग हट करके आप इसे एसोसिएट हैं, इस अभियान से, इस मिशन से एसोसिएट हैं। ये आपके लिए भी और देश के लिए भी सबसे बड़ी सकारात्मक भूमिका आपकी है। मैं हृदय से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ की कार्यशाला से, यहाँ के सेमिनार से या इस उद्घाटन सत्र में जो भी सुझाव, जो भी परामर्श दिए जाए, उस पर आप अमल करेंगे। एक बात केवल ज्ञान के साथ आपसे माननीय महोदय कि निश्चित तौर पर आपका आयोजन बड़ा है। आजादी के अमृत महोत्सव में आपने एक इस कदर कि सृष्टि जब तक सुरक्षित रहेगी, सृष्टि जब रक्षित रहेगी तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे। ये कोई सामान्य अभियान नहीं है। सृष्टि को सुरक्षित, संरक्षित और स्थायी बनाए रखने के लिए ये एक चिंतन है, केवल कार्यशाला नहीं है। डॉक्टर भास्कर जी, ये कार्यशाला नहीं, एक चिंतन भूमि के रूप में एक चिंतन स्वर बने यहाँ से निकलेगा, जो पूरे देश में एक मैसेज बनकर कि हमें अपने प्रकृति को कैसे सुरक्षित, खास करके जल को, और उस जल को अगर हम सुरक्षित रखेंगे
तो भूवैज्ञानिक के रूप में मैंने इनसे पूछा डॉक्टर राजीव शुक्ला जी से कि आपका विषय क्या रहा है। तो भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी, हमारी यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई नहीं होती, पटना यूनिवर्सिटी में होती है, लेकिन यहाँ हमारे एक वाइस चांसलर हुआ करते थे डॉक्टर सुरेश सिंह जी, वो उसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे, रांची में रहते हैं। उनसे जब हमारी बातें होती थी, उनका ये कहना था कि अगर हम नहीं समझेंगे तो कहीं अगर किसी देश का नाम नहीं ले, किसी धर्म को हम लोग कहीं से कोट नहीं करते हुए, लेकिन एक संदर्भ, एक खास पात्र होता है जिसमें पानी लोग रखते हैं और उसमें से बहुत धीरे धीरे पानी टोटी के सहारे निकलता है, उसको बधना बोला जाता है। हम लोग लोटा रखते हैं और आराम से वो लोटा क्या, बाल्टी का पानी भी उझलने में हमें परहेज नहीं होता। और हम लोग अब बाथरूम में शावर के नीचे नहाने में आनंद की अनुभूति नहीं करते, बल्कि छत पर जाकर के सबमर्सिबल लगा हुआ है तो अपने नौकर से बोलता है कि सबमर्सिबल स्टार्ट कर दो, और उसका जो मेन फोर्स है उसके नीचे आप खड़े होकर के पानी की जो बर्बादी करते हैं, इसको भी मानसिक जो एक बिखराव आ रहा है, इसे हमें रोकना होगा। कुल मिलाकर के आपका 3 एजेंडा है, खास करके नदियों को, पर्वत श्रृंखलाओं को और घने आच्छादित वनों को। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर संतोष तिवारी जी को, जो हमारी यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल सीनेटर हैं, गवर्नर नॉमिनी हैं। हमारे विश्वविद्यालय में मैं देख रहा हूं कि अनिरुद्ध हंस भी रहा है। अनिरुद्ध ने आमरण अनशन किया था कि हमारी यूनिवर्सिटी की जमीन को कैसे बचाया जाए। उसके लिए आमरण 7 दिन, 7 दिन में जाता था, लगता था कि एक युवक कैसे किसी की रक्षा के लिए खड़ा है, अपने प्राणों का उत्सव, अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसका प्रयास रंग लाया, लेकिन उस क्रम में मैंने देखा कि वहां 650 पौधे थे, 650, और उसको बड़ी बेरहमी से एक निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बड़ी बेरहमी से उस पौधों को काट दिया, बड़े बड़े पौधे। लेकिन डॉक्टर संतोष तिवारी ने वन विभाग को यह सख्त चेतावनी देते हुए कि अगर यही सिलसिला जारी रहेगा तो पूरे भारत में वन संकट, जंगलों का जब अभाव हो जाएगा, तो जिस दावे के साथ मैं कह रहा था कि ऋषियों ने इस भारतवर्ष को इसलिए महान बनाया कि यहाँ समशीतोष्ण देश के रूप में एक प्रकार से मानवीय जो मानवता है उसके लिए पर्याप्त, भारत में जो जन्म लेता है भूखे नहीं मरता, भारत में जो जन्म लेता है पानी के अभाव में नहीं मरता, भारत में जो जन्म लेता है आवास के लिए भी नहीं मरता। यहाँ की प्रकृति ऐसी है, संरक्षण देती है। उसी क्रम में एक साथ अगर 1,000 पौधे काट दिए जाएंगे तो कैसे कोई इस तरह का वैज्ञानिक अपने मिशन को कामयाबी दिला पाएगा। आप सभी के अंदर एक जागृति भी आनी चाहिए। आप रिसर्च स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे बुद्धिमान युवा हैं। कहा गया मंच से कि भारत के युवा, जब आशुतोष जी आप पत्रकार हैं, भारत के युवा, कि भारत के युवा क्यों? अगर कोई बराक ओबामा कहता है कि अगर अमेरिका अमेरिका इसलिए है कि हाँ हमारे भारत के युवाओं ने अमेरिका को अमेरिका बना दिया, तो क्या इस अभियान से हम लोग अपने भारतवंशियों से, भारत के युवाओं से भारत के खोए हुए स्वाभिमान को, गौरव को, उस संपदा को, चाहे वो जल संपदा हो, भू संपदा हो, वन संपदा हो, पर्वतीय श्रृंखलाओं की संपदा हो, उसको हम लोग कैसे बचाए, कैसे अक्षुण्ण रखें, इसके लिए एक अभियान बधाई का पात्र है। और मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ आप नौजवानों के लिए कि आयोजन के मुख्य अतिथि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के कुल सचिव हमारे विद्वान प्रोफेसर परम आदरणीय अनुभय सिंह जी, जिला परिषद के सम्मानित सदस्य श्रीमती ओझा जी, इस विभाग के क्षेत्रीय निदेशक आदरणीय राजीव रंजन शुक्ला जी, यहाँ उपस्थित सत्यप्रकाश राय जी, जितेंद्र शर्मा जी, हमारे मित्र अरुण ओझा जी, पत्रकार बंधुओं और सम्मानित इस हॉल में बैठे हुए इस जिले के निवासियों,
यह धरती दो तरफ से घिरी हुई है, एक तरफ से गंगा से, दूसरे तरफ सोम से। आर्सेनिक का समस्या गांव-गांव परिलक्षित होता है। पहले भी आपके विभाग द्वारा इस तरह के आयोजन किए गए, लेकिन अल्पज्ञता में मेरा एक सुझाव है कि इस तरह के जो जागरूकता कार्यक्रम आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं, अगर इसको थोड़ा सा बृहद रूप दिया जाए और इसका आयोजन शहर के साथ साथ देहात में भी किया जाए, तो जितनी आसानी से आप समझा पाते हैं, लोगों को जगा पाते हैं और हम महसूस करते हैं कि जो भी बात आपके द्वारा बताई गई है, जैसे आप कुआं के समय बताए कि कुआं को डस्टबिन में, आज सैकड़ों लोग कुआं बंद हो रहा है। हमारे यहाँ असंख्य कुएं थे और जो आपके शोध होते हैं उस शोध में यह प्रतीत होता है कि कुआं में आर्सेनिक नहीं मिलता है। तो इस तरह के जो जागरूकता कार्यक्रम जो आगे भी चलाए जाएं, तो उसको ऐसे जगह आयोजित किया जाए जहां हजारों की संख्या में गंवई छात्र या गंवई प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, जो समय दे इस चीज को सुनते हैं और उस पर अमल करने का काम करते हैं। आपका सुन रहे थे हम लोग यही माटी के वाली और ऐसा बाकी एकरा पहले कई कार्यक्रम करवावल गए बक्सर में भी, यहाँ दोनों जगह। और हम लोग ग्रामीण स्तर पर जाते हैं और ग्रामीण स्तर पर शायद आप उतना दूर तक नहीं सोच पाएंगे जहां तक हम लोग जाते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ जो वैज्ञानिक हैं जो कार्य कर रहे हैं, मैं यहाँ से बैठ कर दरभंगा का पूरा डेमोग्राफी बता सकता हूँ और दरभंगा का पूरा गलियां बता सकता हूँ। तो उस स्तर पर जाकर भी हम लोग अभी एक आपके साथ हम लोग आपका सुन रहे थे हम लोग यही माटी के वाली और ऐसा बाकी एकरा पहले कई कार्यक्रम करवावल गए बक्सर में भी, यहाँ दोनों जगह। और हम लोग ग्रामीण स्तर पर जाते हैं और ग्रामीण स्तर पर शायद आप उतना दूर तक नहीं सोच पाएंगे जहां तक हम लोग जाते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ जो वैज्ञानिक हैं जो कार्य कर रहे हैं, मैं यहाँ से बैठ कर दरभंगा का पूरा डेमोग्राफी बता सकता हूँ और दरभंगा का पूरा गलियां बता सकता हूँ। तो उस स्तर पर जाकर भी हम लोग अभी एक आपके साथ हम लोग जो आपको सुना रहे हैं, तो हम कुछ आपसे भी सुनेंगे, वो आपको लिखित रूप में हम आपसे लेंगे कि आपकी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि समय का अभाव से जन जन की भाषा में बताया जाए ये आसान नहीं होता है चर्चा, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि ये आम बोलचाल की भाषा में रहे, क्योंकि भूजल या जल सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये सामाजिक विज्ञान भी है। तो जल ऐसा चीज है कि शायद इसके बिना तो हम लोग है ही नहीं है, पृथ्वी पर रह ही नहीं सकते हैं। तो आपका सुझाव फिर भी मान्य है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे और भी जाएं। और जैसे विश्वविद्यालय में हम लोग जाते हैं सर, अभी जस्ट इसके पहले 2 स्तर का एक Tier 2 बोलते हैं, Tier 3 बोलते हैं। Tier 2 में डायरेक्ट जो काम करते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुए, हमारे स्टूडेंट्स हुए जो इस लाइन में हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं 3 दिनों का, और यहाँ पर आके थोड़ी तकनीकी और थोड़ा जागरूकता, ये बहुत कारगर होता है। तो धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि अब ये आप बोले और हम साथ साथ में बोलेंगे। भूजल आप सभी लोग हाथ, एक महत्वपूर्ण प्रकृति प्रदत्त संसाधन है। इस अमूल्य संसाधन की उपलब्धता और अक्षुण्णता अगली पीढ़ी तक बनाए रखने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि
इस अमूल्य संसाधन का हम समुचित और जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करेंगे और अन्य लोगों को भी इस दिशा में प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। हम लोग ताली बजा के उनका सम्मान करेंगे। अब मैं निवेदन करती हूँ हमारे कार्यालय के वैज्ञानिक ऋतिक दास का कि वो मैडम का एक पेड़ उपहार स्वरूप प्रदान करें। हाँ, तो क्षमा करेंगे, मैंने पौधा को पेड़ बोल दिया, मैंने भविष्य देख लिया उसमें। बिल्कुल, ये पौधा ही तो पेड़ बनेगा। अगर सोना मिलना आगे चल रही है 30 वर्ष आगे तो बनाई। धन्यवाद सर। सोना के लिए तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद सर, अपनी गलती को छुपाने के लिए बोला, लेकिन मन से यही है सर कि वो पौधा एक वृक्ष बने। अब मैं निवेदन करती हूँ हमारे कार्यालय की वैज्ञानिक सृष्टि शैलजा तिवारी का कि वो हमारे क्षेत्रीय निदेशक सर को एक पौधा भेंट स्वरूप प्रदान करे। शैलजा। एक बहुत ही छोटा सा उपहार है जो हम लोग भेंट करना चाहते हैं। ये जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत है और आप जितने भी हमारे ऑफिसर देख रहे हैं सारे के सारे यूपीएससी से क्वालिफाई होके आते हैं। ये जो जलभित प्रतिचित्रण और मैपिंग, इसका जो आउटकम होता है वो यहाँ लिखा हुआ है। बिहार राज्य का भूजलीय परिदृश्य। अभी जो बात चल रही थी, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा कि जैसे मैडम से भी बातचीत चल रहा था कि आपका ऊपर वाला लेयर खराब है तो कहाँ का लेयर अच्छा होगा। तो यही है जलभित प्रतिचित्रण, जो मैं सुबह में भी आपको बोल रहा था कि हमारा एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी योजना चल रहा था, नेशनल एक्वीफर मैपिंग, राष्ट्रीय जलभित प्रतिचित्रण परियोजना। और हम लोग ने इसे करके आपको ये मार्च 23 में पूरे राज्य का खत्म कर दिया गया। और इसका जो रिपोर्ट है, प्रतिवेदन, धीरे धीरे सारे हम लोग जिलाधिकारियों को दे रहे हैं कि इस पर जो योजनाएं बनती हैं उसमें ये काफी मददगार होगा। तो कहानी शुरू होता है यहाँ से। आपका ये जो आप देख रहे हैं जल चक्र है शुरू में। तो जल चक्र से सभी परिचित होंगे। तो जल चक्र के का जो प्रभाव है, बारिश हुई और बारिश नीचे आए तो दो तरह का जल हुआ, एक जिसे कहते हैं सतही और दूसरा है भूमि जल। तो भूमि जल हम लोग क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, जब पॉइंटर है क्या,
ये सकल नहीं है। ये उसका कितना थिकनेस है नीचे में, लेकिन हॉरिजॉन्टल में भी उसका विस्तार कहां तक है ये हमें जानना है, पहला चीज। दूसरा चीज कि अगर पानी है और पानी समझिए कि शुद्ध नहीं है, ठीक है, पहले आपके घर में पानी है और उसमें कुछ गिर गया, कितने आदमी तो उसको सहज स्वीकार कर लेते हैं और पी लेते हैं? नहीं पी। हम लोग बात करेंगे क्या क्या बिहार में इशू, ठीक है। और एक और चीज होता है, हम लिखे होंगे कन्फाइनिंग लेयर, संरचना कुछ ऐसा है, इस तरह का, ठीक है। लेकिन पर हमारा जो गया, जमुई, बांका, झारखंड के एरिया में नीचे का संरचना ये है। आपको दोनों में दिख रहा होगा अंतर, दिख रहा है ना? यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने लिखा है एक्यूफर, इसका हिंदी होता है जलवृत्त, जल को धारण करने वाला। मतलब हाँ बात तो यही लेयर वाला, पहला लेयर ही बा, दूसरा का लेयर ही बा, अब बीच में चिकना मिट्टी वाला लेयर बा, इसको हम लोग कन्फाइंड एक्यूफर बोलते हैं। क्या होता है कि यहाँ तो आप क्या किए, इस लेयर को अगर टैप किए, यहाँ पर पानी मिला, और नहीं तो और नीचे गए, मान लीजिए ये लेयर खराब है तो यहाँ, ठीक है, आपका विकल्प एक, हम लोग का अपना ऑब्जर्वेशन है कि नीचे वाला जो लेयर है वो आर्सेनिक प्रभावित नहीं है। हेलो, हाँ, लेकिन ये है आपका समझिए पठारी क्षेत्र का बात। पठारी क्षेत्र मतलब जो हमारा सटा हुआ जो क्षेत्र है, आप जैसे जाइए, मैं लिनियर एक चीज बनाया हुआ है, इसमें मिलता है। इसमें क्यों मिलता है? ऊपर वाला जो भूरा वाला जो चीज देख रहे हैं ना आप लोग, अगर राजगीर उदगीर गए होंगे घूमने के ख्याल से, चाहे और भी बगल में जो सासाराम का जो मंदिर है वहां अगर घूमने गए होंगे तो देखे होंगे पत्थर जैसा पीछे शांत रहिएगा, वेदरिंग एंड इरोजन के चलते वो होता है, और वो होता है तो हम लोग को पानी देता है, वहां पर पानी का कलेक्शन होता है, तो प्रकृति ही हमें सब चीज देती है। दूसरा चीज है ये जो आपका क्या कहते हैं, जो एक तरह से कभी कभी अर्थक्वेक का ही हम बात करेगा, तो क्या होता है जब अर्थक्वेक होता है ना तो जमीन हिलती है, ठीक है। अगर जियोलॉजी के टर्म में कहें तो वहां पर जैसे सर फोल्डिंग माउंटेन वगैरह जो होते हैं तो वो क्या करता है कि एक वीक जोन देता है, ये लिनियमेंट जिसको कहते हैं, वो पहाड़ में जो दरार दिखता है ना उसको हम लोग खोजते हैं कि कहां पर है। अब सपोज वहां पर अगर ये नहीं खोजे हैं, ये खोजने के लिए हमें आप वहां देखे होंगे जियोफिजिक्स का भूभौतिकीय सर्वेक्षण करते हैं, भौतिकी का उपयोग करते हैं। पृथ्वी के नीचे का जो सतह है ना सबका अपना कुछ भौतिक गुण होता है, रेजिस्टिविटी उसका अलग होगा, उसका डेंसिटी कुछ अलग होगा, तो उसी को खोजते हैं। अब सपोज मान लीजिए रांची के दो आदमी हैं और दोनों गहरा दोस्ती है, ठीक है। अब वो लगाया बेल यहाँ पर, इसको छोड़ा, इसमें पानी नहीं मिला, इसको लगाया यहाँ पर, इनको मिल गया ये वाला दरार, तो यहाँ पानी मिल गया, 70 मीटर पर इसको मिला पानी, तो अपने घनिष्ठ मित्र को बोल दिए कि 17 मीटर पर लगाइए मिल जाएगा, और उनका घर है यहाँ पर। तो ये काम हम लोग नेशनल एक्वीफर मैपिंग जो हम लोग प्रोजेक्ट किए और इसके पहले भी ये करते थे कि कहां पर सोर्स है कहां नहीं, ठीक है। ये हम लोग का वर्क हुआ जिसके आधार पर हम लोग करते हैं। तो ग्राउंड वाटर सर्वे जो किया जाता है ये नेशनल एक्वीफर मैपिंग के तहत जो हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि कहाँ है क्या है, उसको आप कह सकते हैं ग्राउंड वाटर सर्वे। और इस सर्वे में क्या आता है, हम लोग करते क्या क्या है, जो देखते हैं वहां का जियोलॉजिकल सर्वे किए, उसके बाद हम लोग जियोफिजिकल सर्वे किए। जियोलॉजी ऊपर से पता चल गया कि किस तरह का है, और नीचे की चीजों को जानने के लिए हम लोग भूभाग पर बिलियन मतलब 10 करोड़ लीटर में 500 मिलीग्राम आर्सेनिक मिला पानी में, जिसके चलते कलकत्ता यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शन पर यूनिसेफ ने शाहपुर के सिमरिया उधा पट्टी में पानी टंकी बनाया, 17 नल लगाया,
17 नल लगाया और 72,000 रुपया कॉर्पस फंड दिया उन्होंने उस पानी टंकी को बिजली से नहीं रहने पर चलाने के लिए डीजल बिल। लेकिन दुर्भाग्य से 2006 में जब हम लोग गए तो 17 नल का स्टैंड पोस्ट कहीं बकरी बंधी हुई थी, कहीं भैंस बंधी हुई थी। और चूंकि शाहपुर से मजियावाला पट्टी के लोगों ने बिजली बिल देना बंद कर दिया था, तो गांव में सप्लाई, बिजली विभाग ने गांव में सप्लाई देना बंद कर दिया। वो 72,000 रुपया का कॉर्पस फंड था, वो कॉर्पस फंड लोगों ने पानी टंकी भरने के लिए चला के पैसा खत्म कर दिया और उसके बाद वहां पानी कंप्लीट सप्लाई बंद हो गया। ये शाहपुर की कहानी थी। उसके बाद जब हम लोगों ने यूनिसेफ और पीएचडी के साथ हम लोगों ने काम किया, पढ़ाड़ा के 39 गांव में जो मौजमपुर का प्लांट आपका बना, उस मौजमपुर के प्लांट में जितने गांवों में सप्लाई मौजमपुर से जाता था, उन सारे गांवों में हम लोगों ने जागरूकता का काम किया। गांवों में हम लोगों ने विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बनाया। उसके पहले यूनिसेफ ने सारे हैंडपंप को चेक किया और जो हैंडपंप का पानी पीने लायक था उसको ब्लू रंग से रंग किया और जो चापाकल का पानी पीले रंग का नहीं था, पीने लायक नहीं था, उसको लाल रंग से रंग दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये कि गांव के लोग ये बोलते थे कि क्या अगर 50 मीटर दूर भी उनके घर से था सेफ सोर्स जो था वाटर का, तो बोलते थे कुछ भाई बाज ले, उतना दूर बेला से का हो, हम लड़के में से पियो, हम गुलुका में से ना पियो। वहां उस एरिया में हम लोगों ने पद्मिनिया में और सोहरा में हम लोगों ने ओपन वेल को जो खुला हुआ कुआं था, उस कुएं की सफाई की हम लोगों ने। जो यूनिसेफ का इंस्ट्रक्शन था उस हिसाब से हम लोगों ने उसको हाफ कवर किया, उसमें हैंडपंप लगाया ताकि उस सेफ सोर्स को, जो आपने कहा कि कितने मीटर तक पानी तक सेफ होता है, तो ये जांच से आया कि कुआं का पानी 100% सेफ है। वाटर लेवल जो नॉर्मली जो 30 से 40 मीटर लगभग 60 से 120 फीट तक का जो वाटर लेवल जहाँ चापाकल का था, वो पानी सबसे अनसुरक्षित था। और उसी में मैक्सिमम 50 पीपीबी से लेकर 500 पीपीबी तक जो इनसे आर्सेनिक का जो असर है वो हमारे पानी में अभी भी मिल रहा है। तो ये सर ने पहले भी दिखाया कि बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा के दोनों साइड 10 किलोमीटर ये इफेक्ट होता है। ये रिपोर्ट भी यूनिसेफ का साथी हम लोग अभी काम किए थे लोग कि गंगा के दोनों साइड, वो बक्सर साइड हो, वो मतलब बलिया साइड हो या हमारे साइड हो, 10 किलोमीटर उधर और 10 किलोमीटर इधर तक आपको आर्सेनिक हमारा मिलता है। आरे में भी आर्सेनिक है। और उसका हम लोग का सबसे जो ज्यादा हम लोग का जो फिक्र से हम लोग के इमोशनल बात को बोलिए, जो बोलिए, पानी सब जो बेचने वाले आरओ वाले जो कंपनीज है वो हम लोग का इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और हम लोग को बाध्य कर देते हैं झूठा आर्सेनिक का कीट को दिखा उठा के कि हम लोग अपने घर में आरओ लगा देते हैं कि जो हमारा बाद में किडनी और लीवर के बहुत बड़ी बीमारी का कारण हो जाता है। तो मैं एक चीज बता दूं जो सर मृत्युंजय भाई का भी था कि निश्चित तौर पर सलेमपुर से लेके आपको उधर आपको हम लोग सेमरा तक काम किए। कोइलवर ब्लॉक के सेमरा में भी एकदम लास्ट शोर है सेमरा में भी हम लोगों ने काम किया, वहां कमेटी बनाई, वहां हम लोगों ने कुआं की सफाई कराई। और इधर अगर आप शाहपुर जाते हैं भोजपुर का अंतिम किनारा, वहां तक सारे जगह अनसेफ सोर्स हैं, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। जो यूनिसेफ की कोशिश कर रहा है, पीएचडी की कोशिश कर रहा है, और आप जो मैडम नलजल में जो आप लोग हम लोग गवर्नमेंट जो सप्लाई दे रहा है उस नलजल में आरओ जैसा ही पानी शुद्ध मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मौजमपुर के जैसे प्लांट पे और आरओ के पानी से लोग जो कि 20 रुपए लीटर बिस्लरी जैसा पानी है उससे लोग मोटरसाइकिल होता है और भैंस होता है। और आईडीआरसीएल को सर कंपनी के यहाँ मिला था ये ठेका मौजमपुर वाले का 2400 नल लगाना था, स्टैंड फोर्स 2400 लगाना था और दुर्भाग्य से हैंड ओवर करने के पहले वो 7200 नल लगा चुका। ये लोगों की जागरूकता थी कि लोग नल को तोड़ देते थे, पूछते थे हमको कि क्यों आप लोग तोड़ दे रहे हैं, तो लाइन आवला तक पता चलेगा तो पनिया गिला तो बुझा लगे तो नहीं आ गए। ये स्थिति है हमारे भोजपुर के प्रभावित क्षेत्र के लोगों का। प्रशासन और सरकार के स्तर से बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन हम जनता भूजल में तो जरूरी नहीं है कि भूजल प्रदूषण का एक ही स्रोत हो, उसके कई कारक हो सकते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कौन कौन से कारक हो सकते हैं। गंदा पानी आपके पास
खेतों से आ सकता है, आपके पास किसी इंडस्ट्री से आ सकता है, पर्यटन से भी आता है। हम देखते हैं गाड़ियां खड़ी रहती हैं, पेट्रोल लीक हो रहा है, पानी में भी ऐसा होता है। शिप्स में से जब भी तेल का रिसाव होता है, वो सब अल्टीमेटली अंत में वो सब कहाँ जाता है, हमारे भूजल। अब बारी आती है कि हमें कौन कौन से मानक, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ता है भूजल की गुणवत्ता को निश्चित करने में। हमने पीछे एक चार्ट भी लगाया हुआ है, उस चार्ट में हमने कुछ लिमिट्स, कुछ स्तर तय करे हैं कि इस स्थिर या इस पर्टिकुलर लिमिट में किसी भी एलिमेंट या किसी भी तत्व का उपलब्ध या पाया जाना आपके लिए ठीक है, उससे ज्यादा हो तो वो हानिकारक हो सकता है। तो जो ये मानक है, ये जो स्टैंडर्ड है, ये हम 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं फिजिकल भौतिक मानक, जो हम देख के ऑब्जर्व करते हैं। अगर यही रखा पानी ये लाल या पीले रंग का होता तो इसको कोई भी हाथ नहीं लगाता, क्योंकि ये साफ है, ये क्लियर है, तो ये पीने योग्य है। उसके बाद आते हैं रासायनिक मानक, वो मानक जो कि हम साफ देख के डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तत्व, वो मानक उस जल में घुले हुए होंगे। तो वो आते हैं हमारे रासायनिक मानक, यानी उनको जानने के लिए हमें कुछ लैब्स में, हमारी प्रयोगशालाओं में कुछ रिसर्च या कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। फिर आते हैं जैविक मानक, बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं पानी में कुछ घुले हुए, जो कि हम ऐसे नहीं देख सकते हैं, तो वो भी पानी की गुणवत्ता को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। अब बारी आती है कौन कौन से मानक होते हैं। जो सबसे कॉमन है, साधारण मानक होते हैं, वो होता है पानी में कठोरता, पानी का कठोर यानी हार्ड होना। सिर्फ देखने मात्र से हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो पानी हमारे पास सप्लाई से आ रहा है वो हार्ड है? तो ये कुछ चित्र देखिए, जहां पे भी कहीं पे आप नल देख रहे हो, नल के पास से सफेद सफेद सा कुछ डिपॉजिट है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? वो है कि वो पानी कठोर है। हम घर में बर्तन धोते हैं, बर्तन जैसे जब तक गीले हैं हमें साफ कर रहे हैं, जैसे ही वो सूखते हैं हम पे सफेद सफेद धब्बे से आ जाते हैं। तो उसका कारण क्या हो सकता है? वो है पानी वो कठोर है। उसके अलावा कठोर पानी का एक लक्षण है, हम कितना भी साबुन लगाए उस पानी में झाग नहीं बनता। तो ये कुछ ऐसे लक्षण है जो कि, या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम अपने आसपास देख के भी हम जान सकते हैं कि पानी कैसा है, कठोर। अब अभी अचानक से आया है, जब तक वो आर्सेनिक आपका चट्टानों पत्थरों का भाग था जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, आर्सेनिक ने कोई असर नहीं दिखाया। लेकिन समय के साथ साथ हमारी जरूरत पानी को लेकर बढ़ी। अब आर्सेनिक पानी में आया तब जब आर्सेनिक को उस पत्थर से अलग किया गया। साधारण परिस्थितियों में वो जो आर्सेनिक जो अपने ओर से जुड़ा हुआ है, वो अपने पत्थर या अपने जो पर्यावरण है उसका भाग है, हमारे लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन जब हमने पानी की खोज में खुदाई और ज्यादा चालू करी, तो हुआ क्या कि ऊपर हमारे पास जहां हम सांस ले रहे हैं वहां पूरा ऑक्सीजन है, लेकिन जितना ज्यादा हम भूमि के नीचे जाते जाएंगे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम होगा। लेकिन पानी को ढूंढने के लिए, पानी की खोज में जब हम खुदाई शुरू करेंगे, हम ट्यूबवेल बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे का जो पर्यावरण है उससे हम क्या करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे। जैसे ही उससे छेड़छाड़ हुई, जो वो पत्थर है उसके आसपास का पर्यावरण बदला, उसके आसपास का रासायनिक पर्यावरण बदला, वहां पे ऑक्सीजन आया, वहां पे कुछ बैक्टीरिया आए, वहां का सारा माहौल बदल गया। उसकी वजह से वो जो पत्थर जहाँ पे आर्सेनिक पहले निष्क्रिय था एक तरीके से, अब वो आर्सेनिक उस पत्थर से निकल के कहाँ आ गया, पानी में। जैसे ही वो पानी में आया और वो पानी हमने उपयोग किया, अब वो अपना लक्षण या अपना असर हम पे दिखाना शुरू करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आर्सेनिक अभी आया है, वो वहां पहले था, लेकिन पहले वो निष्क्रिय था। लेकिन हमारी एक्टिविटी, हमारे ही मतलब कुछ जैसे ही नीचे हमारे भूगर्भ का जैसे ही पर्यावरण बदला, वैसे ही वो जो आर्सेनिक था वो कहाँ आ गया, हमारे भूजल में। इसीलिए जो जब हम आर्सेनिक के का जब पता चलता है कि हाँ किसी क्षेत्र में आर्सेनिक पॉइजनिंग या आर्सेनिक से नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पे सबसे पहले जांच करवाई जाती है पानी की। हम नॉर्मली भी हम देखते हैं घर में किसी की तबीयत खराब होती है, एक साथ 3 से 4 लोगों को पेट से संबंधित या पाचन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले हम कहते हैं कि पानी की जांच करवाएं। तो यहाँ पे भी होता है कि पहले पानी की जांच करवाई जाती है। अगर क्षेत्र में नलकूप बन रहे हैं तो उन नलकूपों को बनाने से पहले वहां से जो जहाँ पे बना रहे हैं वहां के पानी की जांच करवाते हैं। जैसे
जैसे कि सर ने बताया हमें कि शैलो एक्वीफर में डीपर एक्वीफर से पानी लिया जाता है, तो इन्हीं सभी तरीकों को अपना के हम आर्सेनिक फ्री पानी उपलब्ध करवाते हैं ऐसे क्षेत्रों में। इसके अलावा ये तो हो गया जो हमने ट्यूबवेल लगा, डीपर ट्यूबवेल लगा दी। इसके अलावा भी जो पानी है उसको साफ कर, जो पानी जो आर्सेनिक से खराब हो चुका है, प्रदूषित है, उसको भी साफ करना होता है, उसको भी जांच करनी होती है। तो उसके लिए भी काफी सारे प्रोसीजर है, जैसे आपका आयन एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें जिनके द्वारा हम उस पानी में से आर्सेनिक को हटा सकते हैं। ये एक डिजाइन है जो हम लोगों ने आर्सेनिक फ्री ट्यूबवेल जो यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में सीधे हमारे कार्यालय द्वारा दिए गए हैं, जगह लिखी हुई कि कहाँ पे आर्सेनिक फ्री ट्यूबवेल का निर्माण करवा के इनको राज्य सरकार को सौंपा गया है। अंत में मैं बस यही कहूंगी कि जल की एक एक बूंद किसी धरोहर से कम नहीं है, किसी धन से कम नहीं है। जितना हम जल को व्यर्थ करेंगे उतना ही हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने धन को व्यर्थ कर रहे हैं। जल जीवन है, जल को बचाने से ज्यादा जल को स्वच्छ रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दास का कि वो आए और अभी एक न्यू टॉपिक पे डिस्कशन होगा, जियोफिजिकल स्टडी। और हम लोग मतलब जो बोरवेल वगैरह बिठाए हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एक बोरवेल बिठाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, मतलब जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना उसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। और किसी आदमी के लिए मतलब वो एकदम आसान भी नहीं है कि आप एक गांव में बहुत सारा बोरवेल बिठाएंगे। अभी हम लोग मतलब बहुत खुशनसीब है कि हम एक ऐसा एरिया में है जहाँ आपको लगभग पानी मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आप जमुई, बांका या झारखंड वाले साइड में जाएंगे तो वहाँ पे मतलब बहुत परेशानी है। आप किसी से भी बात कीजिएगा बोलेंगे कि सर हम लोग 10 बोरवेल बिठाए उसमें से 8 फेलियर हो गया। इसमें भी बहुत खुशनसीब है कि उससे बचने के लिए भी बहुत अच्छा उपाय है। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नाम है जियो फिजिक्स, और वो वाला वर्ड जो देखेंगे जियोलॉजी और फिजिक्स दोनों का मिक्स है। और हमको लगता है आप लोग अगर कभी मतलब किसी से पूछिएगा कि ऐसा कोई उपाय है जो बता देगा पानी कहाँ पे है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाथ में एक ऐसा नारियल लेंगे और ऐसे पूरा एरिया को सर्च करेंगे और जहाँ पे पानी रहेगा वहाँ पे मतलब नारियल जो है वो से खड़ा हो जाएगा। और कुछ बोलते हैं कि मतलब आपका वो फॉल्ट रहता है, और मतलब आपका दो ऐसा वो रहेगा किसी चीज का बना हुआ और जहाँ पे पानी मिलेगा वो से ज्वाइन हो जाएगा। और वो सब जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है, उसको डिवाइन मेथड कहते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग मतलब साइंस थोड़ा लॉजिकल है, तो क्या साइंस के तरफ से भी कुछ ऐसा है जो हम लोग को कोई क्लासिफिकेशन बताता है कि पानी कहाँ पे मिलेगा और नीचे का स्थिति क्या है। और ये ऐसा होगा आपको बिना कुछ खुदाई किए बस ऊपर से थोड़ा बहुत कुछ टेक्निक है उससे पता चल जाएगा नीचे क्या है। और पानी नहीं मिलेगा ले या सीखना भी कि ऐसा जगह है जहाँ से आपको कभी पानी नहीं मिलेगा। लेकिन जो बालू वाला होता है, रेत वाला होता है, उससे आपको पानी मिलेगा। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वही हम लोग अभी देखते हैं। अब इसका इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि सबसे पहले जलभृत का ज्यामिति, तो जो सुबह से बोल रहे हैं कि आर्सेनिक यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, वो वाला चीज हम लोग कैसे पता करेंगे? क्योंकि शायद कुछ लिखा है कि इतना देर तक आर्सेनिक नहीं था, उसके नीचे जरूरत ये थी कि पानी को रिसर्च करना है। लेकिन रिसर्च करने से पहले ये जानना पड़ेगा कि आप कौन सा एरिया को रिसर्च करेगा बोलते हैं, तो मतलब हाँ एग्जैक्टली। तो अगर आप बिना चप्पल के कीजिएगा तो वो जो है बिजली आपका शरीर से पार हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप चप्पल पहनिएगा वो बिजली पार नहीं हो पाएगा। तो एग्जैक्टली वही चीज हमारे जमीन के नीचे भी होता है ना। तो कुछ ऐसा लेयर होता है जिसमें से बिजली उतना आसानी से पार नहीं हो पाता है, और कुछ ऐसा होगा जिसमें से बहुत आसानी से पास हो जाएगा। ये कहाँ पे लगाना है ना। हाँ, तो ये वाला थोड़ा देख लीजिए, ये इही का है भोजपुर का, तो इसको इही पे हम लोग बनाया गया है। अब ये जो नीला वाला देख रहा है आप लोग, यही वाला एक्विफर है, और ये वाला जो है इससे पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता चल गया इसी रीजन से पानी मिलेगा, तो आपने में बोरवेल बिछाई है ना। अब जो बोरवेल का डेप्थ होगा यहाँ तक भी रखिए, इसके नीचे मत आइए।
तो पहले से आपको ये वाला इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो आपके लिए ये आसान रहेगा कि कितना लंबा पाइप दिखाना सबसे आपको पता चल जाएगा। चलो उस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब कि खोजते हैं, मतलब डिस्कवर करते हैं कि उस एरिया के बारे में क्या है। तो ऐसे ही एक्सप्लोरेशन जो है, जैसे अभी ऋतिक जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया था कि ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन करने के लिए दो तरीका है, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। तो ऋतिक जी ने जो अभी बताया वो इनडायरेक्ट मेथड था, मतलब बिना सरफेस के अंदर ड्रिलिंग किए हम लोग सरफेस से सर्वे करके भी उसके डेप्थ का इंफॉर्मेशन निकालते थे, उसको इनडायरेक्ट जियोफिजिकल मेथड से करते थे। इसमें क्या है कि जिस एरिया में हम लोग ड्रिल करेंगे, बोर बनाएंगे, उसी एरिया तक का हमको इंफॉर्मेशन मिले। लेकिन जियो फिजिकल सर्वे है, जिससे कि हमको पूरा लेटरल बहुत दूर तक का इंफॉर्मेशन हम एक बार में हम लोग निकाल सकते हैं। और वो जो टेक्निक है हॉट रॉड एरिया में ज्यादा मतलब इफेक्टिव होता है, क्योंकि हॉट रॉड में जो ड्रिलिंग का कास्ट है बहुत ज्यादा होता है ना, हर जगह हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं। तो जियो फिजिकल टेक्निक हॉट रॉड में जो सर्वे का पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक्सप्लोरेशन में जैसे हम लोग जैसे पहले बताया कि अननोन रीजन को इन्वेस्टिगेट करना, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लोरेशन। जो ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन है उसके बारे में हम लोग बहुत कम बात करते हैं, है ना। जो हम लोग ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन अपने डिपार्टमेंट में हम लोग करते हैं, उसमें जो नीचे का जो इंफॉर्मेशन है, जैसे सब सरफेस लिथोलॉजी जो है, हाइड्रोजियोलॉजी जो है वो कैसे है, और फिर उसके बाद जो वेल बनाते हैं, वेल बनाने के बाद जो जियोफिजिकल लॉगिंग होता है, लॉगिंग करने के बाद जब वेल कंप्लीट होता है तो उससे वाटर लेवल जो है हम लोग मॉनिटर करते हैं कि जो जमीन में जो जिस जोन में हमारा पानी है उसका वाटर लेवल क्या है, और फिर उस जो फॉर्मेशन है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। और इस जो फिर उसके बाद हम लोग एक पंपिंग टेस्ट एनालिसिस करते हैं, लॉन्ग 1000 मिनट का टेस्ट करते हैं, जिससे उसका ग्राउंड वाटर में क्या क्वांटिटी है, जिसे हम लोग उसका जैसे साइंटिफिक टर्म में ट्रांसमिसिविटी बोलते हैं, है ना, वो सब वैल्यू निकालते हैं। फिर उसके बाद उसका टेस्टिंग करते हैं, जैसे मैडम ने जो क्वालिटी वाला किया, उस एरिया का हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं और लैब में ले जाकर के उसका एनालिसिस करते हैं। ये पानी हमारा मतलब ड्रिंकिंग और पीने के लिए है, या तो फिर खेती में उपयोग करने के लिए है, या किस पर्पज के लिए है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स है, उसको देख करके आज से कुछ साल पहले हम लोग जो बोर था वो स्टेट गवर्नमेंट को, जो यूजर्स होता है, हम लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग हैंडओवर कर दिया करते थे पीने के लिए। जैसे सीमेंट से सील कर देते हैं कि जो आर्सेनिक से भरा हुआ पानी हो हमारे बोरवेल में नहीं आए, और साफ पानी जो है जब हम पंप करते हैं हमको केवल साफ पानी ही बाहर आए। ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन का जो महत्व है मेजर, जैसे एक भुज में एक अर्थक्वेक आया था 2001 में, सभी लोगों को पता होगा। तो सबसे ज्यादा हमारा जो प्रायोरिटी होता है कि पब्लिक को पानी मिलना चाहिए, और उस समय गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से एक्सेलरेटेड प्रोग्राम चलाया था एक्सप्लोरेशन का, कि ड्रिलिंग कर करके लोगों को सबसे पहले पानी पिलाने का जो चीज है वो पूरा किया जा सके। ऐसा ही बहुत सारा, जैसे उड़ीसा का हुआ, तमिलनाडु में जो सुनामी आया था हमारा, उस सब एरिया में एक्सेलरेटेड एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चला करके सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने, मतलब लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा ड्रिंकिंग वाटर, उसका पूरा करने डिपार्टमेंट है। ये पहले था एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन था, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अंडर में था 1954 में। यही ईटीओ बाद में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बना 1970 में। और हम लोग जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नाम सुने होंगे, उसका एक ड्रिलिंग का विंग, डिवीजन का विंग होता था, वो विंग हम लोगों के सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में ऐड हो गया, जो मतलब साइंटिफिक के साथ साथ जो हम लोग का ड्रिलिंग ऑपरेशन जिसमें इंजीनियर्स लोग इन्वॉल्व रहता है वो लोग करते हैं। से बात करें तो बिहार में अब मार्च 2022 तक हम लोग 726 ट्यूबवेल्स हम लोग बना चुके थे, जिसमें 422 एक्सप्लोरेटरी वेल था, और 220 ऑब्जर्वेशन वेल था, और 75 पीजोमीटर, 9 स्विम होल। तो एक्सप्लोरेटरी वेल, ऑब्जर्वेशन वेल और पीजोमीटर क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। एक्सप्लोरेटरी वेल जो होता है जिसमें हम लोग पंपिंग करते हैं, है ना, हम लोग जनरली एक जगह पे दो वेल बनाते हैं, कि एक वेल में अगर हम लोग पंपिंग करते हैं तो दूसरे वेल में उसका क्या प्रभाव मिलता है। जैसे जैसे हम पानी निकालेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे वेल में पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। सपोज अगर हम लोग 1000 मिनट पंप चलाते हैं तो कितने रेट से पानी नीचे जा रहा है, उसको हम लोग एनालिसिस करके उसका रिसोर्स निकालते हैं कि कितना उस एरिया में या उस एक्विफर जोन में कितना हमारा ग्राउंड वाटर का रिसोर्स अवेलेबल है। उस रिसोर्स हर साल सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट का जो माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है
लघु जल संसाधन विभाग, दोनों लोग मिल करके ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं। हर साल हम लोग ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट करते हैं, मतलब भूजल का कितना रिसोर्स है हम लोग के पास अवेलेबल, हर साल हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। इसमें जितने भी यूजर्स डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, फिशरीज हो, अदर्स डिपार्टमेंट जो भी है, सबसे हम लोग डेटा ले करके उसका एक सेट पैटर्न से हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं और सरकार को इसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं। इसी डेटा के हिसाब से जो नीति आयोग का बहुत सारे जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम चलता है, जिसे हम लोग नाम सुने होंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना, हम लोग सब लोग सुने होंगे। अभी हाल ही में जैसे 2019 से गवर्नमेंट जल शक्ति अभियान चला रहा है, 2019 से आज चौथा बार हमें लगता है इस बार जो चल रहा है, हर बार नया नया थीम के साथ जल शक्ति अभियान चला रहा है, जिसका इस बार का थीम है कैच द रेन, मतलब वर्षा के जल को संग्रहण करना, और वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल, मतलब जब भी जहां भी वो गिरे उसको हम लोगों को कलेक्ट करके रखना है, ये थीम है। और जो अदर स्कीम है, जिसे हम लोगों का एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी भी है, जो इंडस्ट्रीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, माइनिंग हो, जो मेजर कमर्शियल यूजर्स है ग्राउंड वाटर्स के, उनको एनओसी प्रदान करता है। वो भी जो हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्स है, उसी के बेसिस पे ही इंडस्ट्रीज को एनओसी मिलता है। लगा रहा गाड़ी, इसमें कंप्यूटर्स लगा हुआ है, उसमें रीडिंग ग्राफ बनता है, जैसे हम लोग ईसीजी वगैरह कराते हैं तो ग्राफ जनरेट होता है, वैसे ही जमीन के अंदर का एक ग्राफ जनरेट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ग्रेवल ट्रैकिंग करते हैं, केसिंग डालते हैं, केसिंग कैसे डालते हैं वो दिखा देते हैं। आप चेक किए उसमें पानी निकला? हाँ, बताइए हम लोगों को। अभी आएगा, उसी में आएगा। ऐसे वेट करके फिर पाइप जो है पीछे चला जाता है, फिर नेक्स्ट हम लोग ऐसे जो केसिंग है फिर उसका काउंट करते हैं। This program should be conducted twice in तो सीमेंट सीलिंग बता रहे थे ना कि कैसे सीमेंट सीलिंग करते हैं हम लोग। ये जो वीडियो देख रहे हैं गुजरात का है, अस्सी 90 से 96 100 से 106, इसी एरिया को ही तो 3-3 6-6 मीटर स्लॉटिंग दी है और सबको कंप्लीट केसिंग है पूरा। ये पूरा इसी टाइप की मशीन से ही ड्रिलिंग होता है। गुजरात में देखेंगे तो गुजरात वाला भी पोर्शन वैसे ही है सर। बिहार में आपको केवल साउथ बिहार का जो पोर्शन है ना, औरंगाबाद, गया, उधर नवादा वाला, जमुई वाला जो पोर्शन है पीछे पीछे का, तो उस एरिया में इस टाइप का हम लोगों का मशीन अभी भी लगा हुआ है, काम चल रहा है, एस्टिमेशन करते हैं। अभी हमारे पास वो नहीं है, दिखा नहीं पा रहे हैं। तो अलग अलग जगह में अलग अलग वोल्टेज पे है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा नीचे का एक्यूफर को पता करने के लिए एक सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है कि जो मिट्टी मिलती है, जिसको हम लोग क्ले बोलते हैं, आप लोग मिट्टी बोलते हैं, जो नीचे में ड्रिलिंग करने समय, तो वो क्ले मिलना चाहिए। उसके बाद वाला जो जोन होगा, जो एक्यूफर होगा, उसमें आर्सेनिक की मात्रा जो परमिसिबल लिमिट है उससे कम होगी या नहीं भी हो सकती है। तो डेप्थ ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्ले का मिलना भी इंपॉर्टेंट है, मिट्टी का मिलना, और एक सफिशिएंट थिकनेस में 10-12 मीटर, उससे ही उस एक्यूफर का डोनेशन किया जाता है। शिक्षक महोदय श्री राजीव रंजन शुक्ला सर को, साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे साइंटिस्ट डी श्री पंकज कुमार सर और हमारे कार्यालय में साइंटिस्ट सी श्रीमती सोनम। आप सभी से अनुरोध है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। है और ध्यानपूर्वक आप लोगों ने ऑलमोस्ट 3 बार के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दिखाई है। तो कार्यक्रम कैसा हुआ है, कैसा लगा, कुछ अन्य चीजें जो हम लोग सुझाव के तौर पर ले सकते हैं, तो मैं चाहूंगा
मैं अनुरोध करूंगी श्री आदित्य भारद्वाज जी से कि वो यहाँ आए और अपना अनुभव हम सबसे साझा करें। श्री आदित्य भारद्वाज। थैंक यू मैम। यहाँ पे उपस्थित सभी को नमन है। आप लोगों का जो प्रयास है हम लोग को बहुत अच्छा लगा और आप लोग मतलब तो सर लोग का जो प्रयास है हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हम मतलब 10 बजे से आए हुए हैं और इनके द्वारा जो असाइनमेंट बनाया हुआ है वो मतलब काफी अच्छा था। जब हम लोग अगर कहीं ग्राउंड पे उतर के प्रैक्टिकली ये सब चीज अनुभव करने वाला चीज है, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिकली ना देखे प्रैक्टिकली इस प्रकार बताया कि हम लोग को लगा कि हाँ ये प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल की तरह समझ में आया। और एक चीज और था कि थोड़ा समय और मतलब देते तो हम लोग प्रैक्टिकली भी जानते और मतलब इसके साथ हमको जैसे ऋतिक सर आसाम के हैं और हम लोग के साथ इतना कॉर्पोरेट किए और उनका मतलब जो भाषा है इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सारे लोग सर बहुत थैंक यू सर। हम लोग को ये ग्राउंड पे करके थोड़ा दिखाते तो और थोड़ा अच्छा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मृत्युंजय भंडारी जी को कि वो मंच पे आए और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। सम्मानित आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन सभी पदाधिकारी हैं, सामने बैठे हमारे जनपद के प्रबुद्धजन, माताओं बहनों, मीडिया के भाई, आज का यह जो कार्यक्रम रहा बहुत ही ज्ञान उपयोगी और हम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहा। एक कहावत है भोजपुरी में कि जैसन खाई अन्न वैसने हुई मन, जैसन पियम पानी वैसन के बोलम बारा। तो एक ऐसा चीज है भास्कर जी कि कहाँ का पानी कठोर और कहाँ का पानी इस तरीके से है। एक बंधु बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, तो हम अपनी राय देना चाहेंगे आप सबके कि जहाँ का पानी जितना बढ़िया रही उतना ऊर्जा के लोग के जो पानी रही बोली वो उतना बढ़िया होगा। कि हम प्रैक्टिकली भी देख ले बने सब अपना जनपद में। खैर एक चीज सर कहना चाहेंगे सुझाव के तौर पे कि हम लोग जिला मुख्यालय में बैठ करके आज लोग कार्यक्रम आयोजित किए, इसको ग्रामीण स्तर पर किसी गांव को चयनित करके वहां पर अगर करते तो और भी उपयोगी होता। और जो गांव में रहने वाले जो बोरिंग करने वाले चापाकल बनाने वाले लोग कारीगर जो होते हैं, जैसे कि हम देखे हैं कि 100 फीट के नीचे जब पानी को निकालते हैं सब, तो पानी को हाथ में लेकर के पहले देखते हैं सब और देखने के बाद उसका टेस्ट भी करते हैं और कहते हैं सब कि यहाँ का पानी अच्छा है। उस सबको भी इस प्रशिक्षण में रखा जाए। और हम चाहेंगे कि अगर भोजपुर जिला में कभी कार्यक्रम आयोजित करें तो हमारे यहाँ करें, रहने खाने के सारा व्यवस्था जो होगा हम अपने स्तर से कर लेंगे वहाँ पे और लोगों को बुलाने का भी और अधिक से अधिक लोग आए पहुंचे या और इसी कामना के साथ कि आप जरूर हमारी बात को ये करेंगे और ग्रामीण स्तर पर भी इस तरीके का आयोजन करेंगे। धन्यवाद। कहाँ नहीं गए हैं, हम लोग बक्सर से स्टार्ट किए कि हम लोग कहीं मिल जाए गांव में, और ये बहुत कोशिश के बाद जब नहीं ये हुआ तो यहाँ पर हम लोग ने कोशिश किया और क्या कहते हैं हम लोग पूर्व में भी मतलब एकदम सुदूर पूर्व तक गए और जाते हैं। सुझाव भी आपका अच्छा है, बल्कि अपने गांव का नाम बता दीजिए। जल शक्ति मंत्रालय के पदाधिकारीगण, उपस्थित भोजपुर जिला के अभिभावक, माताओं, बहने एवं साथियों, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात लोगों को आमंत्रित करने वाले हम लोगों के मित्र अरुण ओझा जी। जल ही जीवन है,
यह हम सभी जानते हैं। और आपके मंत्रालय द्वारा, आपके विभाग द्वारा पूर्व में भी यहाँ कार्यक्रम हुआ है, जन जागरण आप लोग करते रहते हैं, इसलिए कि वहां पीने का पानी नहीं था। हम लोग का जन्म जिस इलाके में है, पानी से भरे हुए, हम लोग प्रभु के बहुत आभारी हैं कि ऐसे जगह पर हम लोगों का जन्म है। आमतौर पर हम भी देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, सरकार द्वारा नल भी है, जल भी है, लेकिन पानी निकल रहा है नल के द्वारा और उसका टोटी गांव के लोग या शहर के लोग तोड़ दिए। टाइम पर पानी नहीं आया तो गुस्सा में भी तोड़ दिया जाता है, कबाड़ दिया जाता है। इसके लिए भी लोगों को जागृत करना चाहिए और सरकार और पब्लिक दोनों का सहयोग रहेगा तो पानी के अभाव में हम लोगों को अन्य प्रदेश के लोगों की तरफ अपना गांव और घर छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। आप लोग दिल की गहराइयों से कह रहा हूं, बहुत ही आदरणीय, श्रद्धा के लायक और जन जन तक पहुंचाने के लायक। अगर हम लोग, हम जनता, हम पब्लिक और आपके द्वारा जो निर्देशित किया जा रहा है उसको अपने जीवन में अपना ले तो वर्षों वर्षों तक पानी के अभाव में कोई नहीं मरेगा। आपका प्रोग्राम सुपर से भी ऊपर और ऊपर भी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद। पुनः अभी हम लोगों के साथी भारद्वाज जी जो बोले हैं, बहुत अच्छी बात बोले कि गांव लेवल पे भी और जो बोरिंग करते हैं हम लोगों के यहाँ जो मजदूर मिस्त्री लोग, वैसे लोगों को भी इस तरह के कार्यक्रमों में हम लोगों को आमंत्रित करना चाहिए और उनको भी उत्साहित करना चाहिए। उससे हम लोगों को ज्यादा फायदा होगा। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो लोग बोरिंग करते हैं वो अनुमान के आधार पर, जैसे इलाके के स्पेशलिस्ट लोग हैं और उसमें इंजीनियरिंग का सहयोग हो जाएगा तो और भी आसान हो जाएगा। पब्लिक का पैसा कहीं कहीं होता है कि बोरिंग हुआ पानी नहीं निकल रहा है, फिर उसका दूसरा जगह खोजा जाता है, तो वो खत्म हो जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप फिर कार्यक्रम हम लोगों के जिला में करेंगे और जनहित में बहुत फायदा होगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। को मिली हम बहुत कुछ तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जितनी भी बातें हमने देखी वो सारी यूजफुल है हमारे आने वाले फ्यूचर में और हमारी न्यू जनरेशन के लिए। ऐसे प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए और सिर्फ जिला मुख्यालय में ही नहीं, हमारे गाँव में भी रेगुलर बेसिस पे इस प्रोग्राम को करना चाहिए। और साथ में मैं ये अनुरोध करूंगी कि इस तरह का प्रोग्राम हमारे गांव में जरूर करवाएं और थोड़ा टाइम लेके, एक दिन 2 दिन, ताकि ऐसे होता है ना प्रैक्टिकल लेवल पे ग्राउंड पे हम इस चीजों को देख सकें और सीख सकें और अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कर सकें। 1 मिनट जरा ये बताएंगे इस प्रोग्राम से निजी लाइफ में क्या इसका संबंध है विशेष तौर पे? वही जो अभी तक सुबह से हम सुनते आ रहे हैं कि भूमिगत जल जो है उसका संरक्षण कैसे किया जाए, उसको मतलब कैसे बचाया जाए, ये सारी चीजों में हेल्प मिलेगा। और गांव के लोग भी इस चीजों को देखें और सुने और प्योर वाटर का रिजर्वेशन कैसे होगा, कैसे उसको बचा सकते हैं, उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीजों में हमें हेल्प मिलेगा। ये छपरा में भी वो है, भोजपुरी चित्रकला संस्कृति हमारी है, तो अगली बार से अगर कुछ दिन पहले अगर हम लोगों से आप संपर्क कर रहे हैं तो हम लोग उसको आपको उपलब्ध करा देंगे, जितने भी हमारे अतिथि हो उनको हम लोग ये दे सके। और एक चीज मैं स्पष्ट बोल देता हूँ कि मैं आप लोगों का कार्यक्रम बहुत ही उच्च स्तरीय पहले भी था, अभी भी है, प्रेजेंटेशन मटेरियल सब अच्छा है। हमारे किसी भी सुझाव को अन्यथा नहीं किया जाएगा। अपने चूंकि कहा था कि आप हमको सुझाव दीजिए और आजकल की जितनी तारीफ की जाए कम है, बस एक चीज यही कमी रही, 1-1.5 श्वेता कुमारी हो गया सर। ताली भी बजाइए।
ये सारे स्टूडेंट्स हैं और इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। ऐसा इनका चमक आगे भी रहे भविष्य में। आप आइए। विनय कुमार सिंह, अंजलि कुमारी, रोहित मिश्र, रवि प्रकाश, सारण धारी, पूजा कुमारी, संजीत कुमार, ओम प्रकाश पांडे, श्रीमती सुनीता देवी, शशि शेखर, राजीव कुमार सिंह, श्री नागेंद्र, मैं सान हजार, हम आपकी सोच, कैमरामैन राकेश कुमार के साथ, धन्यवाद। तो सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच, सारंगधारी आजाद के साथ।